गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हमने 4 सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ा था। ठीक है, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स थे वो? एक तो था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, विक्यूल और लाइसोसोम। ठीक है, 4 सेल ऑर्गेनेल हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, आज जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है यानी हमारा अगला सेल ऑर्गेनेल कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है, यानी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। ठीक है, कॉलिकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1880 के अंदर रेखित पेशियों के कोशिका द्रव्य में, ठीक है, कणों के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा। ठीक है, यानी देखा है, अपन बोल सकते हैं ऑब्जर्व किया। ठीक है, इन्होंने रेखित पेशियों के कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया को कणों के रूप में प्रेक्षित किया। माइटोकॉन्ड्रिया को कणों के रूप में इन्होंने क्या किया? प्रेक्षित किया। ठीक है, अब बात करें दूसरे साइंटिस्ट की तो अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा। अल्टमान, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा। इन्होंने क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा? बायोप्लास्ट कहा। ठीक है, फिर हम इसकी खोज की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का जो श्रेय है वो अल्टमान और फ्लेमिंग को जाता है। इसकी खोज किसने करी? अल्टमान व फ्लेमिंग ने इनकी खोज करी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय किसको जाता है? अल्टमान व फ्लेमिंग को जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? तो सी बेंडा, एक साइंटिस्ट थे सी बेंडा, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इन्होंने क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कॉलिकर ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को कणों के रूप में प्रेक्षित किया था रेखित पेशियों के कोशिका द्रव्य में। ऑल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा था। और खोज का श्रेय अगर जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी तो ऑल्टमान और फ्लेमिंग ने करी थी। और सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। सी बेंडा ने क्या किया था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। देखो, बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर की, संख्या की, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम संख्या की बात करें तो कार्य के आधार पर, ठीक है, कोशिका के कार्य के आधार पर इनकी संख्या क्या होती है? डिपेंड होती है। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल की कोशिका की कार्य की क्रिया पर निर्भर रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या यानी जो कोशिका सबसे ज्यादा कार्य करेगी उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी सबसे ज्यादा होगी। जैसे कि हम क्लोरेला की बात करते हैं। क्लोरेला जो है एक प्रकार का शैवाल है। क्लोरेला जो है एक प्रकार का क्या है? शैवाल है, एल्गी है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, हम बात करें पक्षियों के उड्डयन पेशियों की,
पक्षियों की उड्डयन पेशी। तो पक्षियों की उड्डयन पेशी में माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा पाया जाता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और हम बात करें अमीबा की, एक अमीबा है काउज, ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है? अमीबा है। और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं बेटा 5 लाख। इसमें कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं? 5 लाख। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है डिपेंड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वो किस पर डिपेंड करती है कि कौन सी कोशिका कितना कार्य कर रही है, ठीक है। तो अगर जो कोशिका ज़्यादा कार्य कर रही है तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। सारे के सारे सेल में उपस्थित जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं सबको अगर मिला लिया जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोसोम कहते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कोशिका में उपस्थित सभी माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका में उपस्थित सभी माइटोकॉन्ड्रिया को सम्मिलित रूप से कॉन्ड्रियोसोम कहते हैं। एक कोशिका के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित हैं उन सब को मिला के अपन क्या बोलेंगे? कॉन्ड्रियोसोम कहते हैं, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या क्या कहा जाता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है कोशिका का शक्तिगृह। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल। एटीपी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है सेल विदिन ए सेल, सेल विदिन ए सेल, यानी माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक प्रकार की कोशिका है, ठीक है, जो एक बड़ी कोशिका में उपस्थित होती है, इसलिए इसको बोला जाता है सेल विदिन ए सेल, ठीक है। इसको बोला जाता है स्टोरेज बैटरी, संचित बैटरी भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? संचित बैटरी भी कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? एनर्जी स्टोर होती है, इसलिए इसको संचित बैटरी भी कहा जाता है, ठीक है। मोस्ट बिजी और एक्टिव सेल ऑर्गेनेल है ये, है ना। सबसे ज्यादा व्यस्त व सक्रिय कोशिकांग, ठीक है। सबसे ज्यादा बिजी और सक्रिय कोशिकांग कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बनेगी, और एनर्जी नहीं बनेगी तो सारे कार्य नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए ये सबसे ज्यादा व्यस्त होता है और सबसे सक्रिय होता है, यानी सबसे एक्टिव होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी बोला जाता है, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहा जाता है, ठीक है, यानी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली भी कहा जाता है। सेमी ऑटोनोमस इसलिए कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का राइबोसोम होता है, खुद का डीएनए होता है, ठीक है। तो इसके कई प्रोटीन तो ये खुद बना लेता है और कई प्रोटीन न्यूक्लियस के द्वारा बनाए जाते हैं। कई चीज़ों का कंट्रोल तो ये खुद कर लेता है और कई का न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, यानी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली, ठीक है बच्चों। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक चीज और बता दूं मैं, माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए आपको जेनस ग्रीन से अभिरंजित करना पड़ेगा। एक लाइन और लिख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया को जेनस ग्रीन द्वारा अभिरंजित किया जाता है, क्योंकि अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखना है
तो देखने के लिए उसको एक डाई के द्वारा अभिरंजित करना पड़ेगा और उस डाई का नाम क्या है, जैनस ग्रीन। ठीक है, तो जैनस ग्रीन के द्वारा आप उसको क्या करोगे, अभिरंजित करोगे। ठीक है, तभी वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, यानी सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देगा। उतार लीजिए, फिर हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ओके, मिटाएं। ठीक है, अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाएंगे हम। ठीक है, ये जो डायग्राम बनाया है हमने, ये किसका डायग्राम बनाया है, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाया है। और यहाँ पर ऐसे अंगुली समान क्या उपस्थित होते हैं, प्रवर्ध उपस्थित होते हैं। ऐसे अंगुली समान क्या होंगे, प्रवर्ध उपस्थित होंगे। ठीक है बच्चों, ये हमने बना दिया है माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। ओके, ये हमने बनाया माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। ठीक है, फिर हमने ये स्ट्रक्चर बनाई है इसके अंदर। ओके, ये हमने बनाया है यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर। ओके, फिर ये हमने बना दिए हैं इसके अंदर आरएनए। ओके, तो ये जो डायग्राम है, ये किसका डायग्राम है, माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी बाहरी झिल्ली की। जैसे कि हमने बताया था आपको कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तो ये है इसकी बाहरी झिल्ली, ये इसकी क्या है, बाहरी झिल्ली है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहरी झिल्ली होती है उसमें 40% लिपिड और 60% प्रोटीन होते हैं। इसमें 40% तो क्या होती है, लिपिड, और 60% क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, और इसकी जो मोटाई होती है वो होती है 60 से 75 एंगस्ट्रॉम। इसकी मोटाई होती है 60 से 75 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये बाहरी झिल्ली होगी। आंतरिक झिल्ली की बात करें तो इसकी आंतरिक झिल्ली में 80% प्रोटीन और 20% लिपिड होते हैं। तो ये हो गई इसकी आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली, तो इसके अंदर क्या होंगे, 80% तो होंगे प्रोटीन। ठीक है, और 20% होंगे लिपिड। और अगर हम इसकी मोटाई की बात करते हैं तो इसकी मोटाई भी 60 से 75 एंगस्ट्रॉम होती है। इसकी मोटाई भी कितनी होती है, 60 से 75 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, अब हम बात करें बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच के स्थान की।
ठीक है। आंतरिक झिल्ली और बाहरी झिल्ली के बीच के स्थान की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश, इसको बोलते हैं परिमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश यानी पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और इसकी मोटाई होती है 80 से 100 एंगस्ट्रॉम। इसकी मोटाई कितनी होती है? 80 से 100 एंगस्ट्रॉम होती है। फिर हम बात करते हैं बेटा, ठीक है, ये देखो इसकी जो आंतरिक झिल्ली है ये अंदर की तरफ क्या हो गई? फोल्ड हो गई। इसकी आंतरिक झिल्ली क्या हो गई? अंदर की तरफ फोल्ड हो गई। इसको हम कहते हैं क्रिस्टी। इसको हम क्या कहेंगे? क्रिस्टी। यानी आंतरिक झिल्ली का क्या हो जाता है? अंतर्वलन। आंतरिक झिल्ली अंतर्वलित होकर क्या बनाती है? क्रिस्टी का फॉर्मेशन करती है। यानी अंदर की तरफ क्या हो गई? फोल्ड हो गई, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। अभी जो क्रिस्टी है इस पर ये अंगुली समान प्रवर्ध लगे हुए हैं। इनकी क्रिस्टी पर क्या लगे हुए हैं? अंगुली समान प्रवर्ध लगे हुए हैं। अगर इसको हम जूम करके देखें तो ये बेटा ऐसे दिखाई देता है। ये क्या हुआ है? अंगुली समान प्रवर्ध हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, ये तो हो गया F1 और ये हो गया F0, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं F1 F0 कण, या फिर हम इसको कह सकते हैं ऑक्सीसोम, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? ऑक्सीसोम। और इसी ऑक्सीसोम में होता है ऑक्सीकरण फॉस्फोराइलेशन। इसी ऑक्सीसोम के अंदर क्या होगा? ऑक्सीकरण फॉस्फोराइलेशन होगा। और ऑक्सीकरण फॉस्फोराइलेशन का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण। तो यहां पर क्या होगा? एटीपी का निर्माण। तो अब से पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो आप बताओगे F0 F1 F0 पार्टिकल या ऑक्सीसोम में, क्योंकि वहां कौन सी प्रक्रिया चलती है? ऑक्सीकरण फॉस्फोराइलेशन चलता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं अपन? ऑक्सीसोम। फिर हम बात करें यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक नग्न वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, ठीक है। नग्न वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है जो क्या होता है? जीसी रिच होता है। यानी इसके अंदर गुआनिन और साइटोसिन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ये कैसा होता है? जीसी रिच होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार के राइबोसोम देखने को मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं? 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। लेकिन स्तनी का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें 55S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। स्तनी के माइटोकॉन्ड्रिया में 55S प्रकार के क्या होंगे? राइबोसोम, ठीक है। तो स्तनी के माइटोकॉन्ड्रिया में 55S प्रकार के होते हैं, यानी अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 55S प्रकार के क्या होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जबकि ऐसे नॉर्मल देखा जाए तो कितना होता है? 70S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके मैट्रिक्स की। तो अंदर का जो ये भाग आपको देखने को मिल रहा है इसको बोलते हैं अपन मैट्रिक्स। और इसी मैट्रिक्स में चलती है बेटा क्रेब्स साइकिल। इसी मैट्रिक्स में क्या चलती है? क्रेब्स साइकिल। इसमें क्या चलती है? ये क्या है? क्रेब्स चक्र का स्थल होता है, यानी यहां पर चलेगा वायवीय श्वसन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वायवीय श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। कहाँ पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा, ठीक है। और ये होते हैं बेटा आरएनए, ठीक है। तो ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपके सामने बना दिया है और सारे के सारे फंक्शन भी हमने आपको लिखवा दिए हैं, ठीक है। मान लो इस माइटोकॉन्ड्रिया से आप ये बाहरी झिल्ली हटा दो
तो इसको अब क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं मीटोप्लास्ट। इसको क्या बोलेंगे, मीटोप्लास्ट। ठीक है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया से बाहरी झिल्ली को हटा दें तो उसे मीटोप्लास्ट कहते हैं। तो बाहरी झिल्ली को हटा दिया तो अब जो बचा हुआ भाग है वो क्या कहलाएगा, मीटोप्लास्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, मीटोप्लास्ट कहलाता है। ठीक है, हमने बताया देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके पास में खुद के राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद का डीएनए है। तो ये जो है खुद के एंजाइम्स और खुद के डीएनए खुद बना सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन और कुछ एंजाइम्स के लिए ये डिपेंड होते हैं किस पर, केंद्रक पर। इसलिए इनको बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली, यानी अर्ध स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, सॉरी अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। ठीक है, तंत्रिका तंत्र मैंने गलत बोल दिया है, ये क्या है, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, क्योंकि खुद का राइबोसोम है तो खुद के प्रोटीन बना लेगा, खुद का डीएनए है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कई एंजाइम्स के लिए, कई प्रोटीन्स के लिए ये केंद्रक पर डिपेंड होता है, इसलिए इसको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब अपन इसके कार्य की बात करें, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर क्या होता है, वायवीय श्वसन। तो ये वायवीय श्वसन में मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, वायवीय श्वसन में मदद करेगा, और वायवीय श्वसन के दौरान क्या बनेगी, एटीपी। वायवीय श्वसन के दौरान क्या बनती है, एटीपी। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पहला कार्य क्या हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का, कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में वायवीय श्वसन संपन्न होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के दूसरे कार्य की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया अंडे की पीतक झिल्ली का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, दूसरा कार्य की बात करें तो पीतक झिल्ली का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया अंडे की पीतक झिल्ली का निर्माण करता है। समझ में आ गया। और दूसरा तीसरा जो कार्य है वो क्या है इसका, ये कोशिकीय वंशागति करता है, कोशिकीय वंशागति में सहायक है। यह कोशिकीय वंशागति में सहायक होता है। तो इसके तीन कार्य हमने पढ़ लिए हैं। एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वायवीय श्वसन करता है जिसके दौरान एटीपी बनती है और एटीपी की वजह से इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पीतक झिल्ली का निर्माण करता है और कोशिकीय वंशागति में सहायक होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य हो गए। हम बात करते हैं बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति की अगर हम बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति विखंडन के द्वारा होती है। किसके द्वारा, विखंडन के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति जो होती है वो किसके द्वारा होती है, विखंडन के द्वारा होती है। ठीक है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, पुराने माइटोकॉन्ड्रिया टूट कर क्या बनाते हैं, नए माइटोकॉन्ड्रिया, यानी न्यू माइटोकॉन्ड्रिया अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया, यानी नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण पुराने माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। ठीक है, दूसरा हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति होती है एंडोसिम्बायोटिक। माइटोकॉन्ड्रिया की जो उत्पत्ति होती है वो कैसी होती है, एंडोसिम्बायोटिक, यानी अंतःसहजीवी उत्पत्ति। यानी कैसी होती है, अंतःसहजीवी उत्पत्ति होती है। भाई पहले ये कहा जाता था
कि जो माइटोकॉन्ड्रिया थे वो प्रोकैरियोटिक सेल का हिस्सा थे। किसका हिस्सा थे? प्रोकैरियोटिक सेल का। लेकिन वो खुद से सरवाइव नहीं कर पाए, इसलिए वो एक बड़ी सेल का हिस्सा बन गए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन एंडोसिम्बायोटिक उत्पत्ति, क्योंकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो बैक्टीरिया के समान होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए है, नग्न डीएनए, बैक्टीरिया में भी डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70 इस प्रकार का राइबोसोम है, बैक्टीरिया में भी 70 इस प्रकार का राइबोसोम है। माइटोकॉन्ड्रिया भी विखंडन के द्वारा विभाजित होता है और बैक्टीरिया भी विखंडन के द्वारा विभाजित होता है। तो ये बैक्टीरिया के समान है, यानी ये माना जाता है कि ये बैक्टीरिया का ही हिस्सा थे, यानी प्रोकैरियोटिक सेल का हिस्सा थे, लेकिन खुद से सर्वाइव नहीं करवाने के कारण ये एक बड़े सेल का हिस्सा बन गए। ठीक है, इसलिए इसकी उत्पत्ति कैसी हुई है? एंडोसिम्बायोटिक। तो ये हमने जो है माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल में पढ़ लिया है। कल की जो क्लास होगी बेटा हमारी, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। इन तीनों को हमको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं। समझ में आ गया होगा आई होप आपको। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो वो भी पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।